नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, हमारे खेतों में फसलें पककर तैयार हो चुकी हैं कटने के लिए और किसान भाइयों के लिए बहुत बड़े उत्साह का विषय है कि वह अपनी पैदावार कुछ ही समय में प्राप्त करने वाले हैं। तो हम देख रहे हैं कि जब हमारी फसलें पक जाती हैं, उसके बाद जब कटने के बाद उनसे हम बीज का उत्पादन प्राप्त कर लेते हैं, तब सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या आती है उनके अवशेष के प्रबंधन की, कि किस तरह से उसका उपचार किया जाए ताकि हमारी जो मिट्टी है वो भी सही तरीके से बची रहे और हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित ना हो। तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सविता कुमार को। डॉक्टर सविता कुमार जी कृषि वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र देवास में। स्वागत है मैडम आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद मैडम। सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि फसल अवशेष है क्या? जी, फसल अवशेष जो भी हम फसल लगाते हैं, चाहे हम गेहूं लगाएं, चना लगाएं, जिस प्रकार की भी हम फसल लगाते हैं, फसल लगाने के बाद जब हम उसका उत्पादन ले लेते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, तो उसके बाद अभी जो समस्या हमारे सामने खड़ी हुई है, क्योंकि मजदूर कम होने के कारण या मशीनीकरण होने के कारण जब हमारी फसलें हम हार्वेस्टर से काटते हैं तो हमारे जो फसल के जो डंठल हैं वो हमारे खेत में खड़े रह जाते हैं, जिसके कारण उसके प्रबंधन में समस्या आती है। तो यही हमारे जो विभिन्न प्रकार के जो फसल अवशेष हैं उनका प्रबंधन आज के समय में बहुत ही नितांत आवश्यक है। जी मैम, फसल अवशेष प्रबंधन है क्या और वो किस तरह से किया जाए? जी, फसल अवशेष प्रबंधन, क्योंकि जो आज का विषय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हमारे किसान भाइयों के लिए, और जो हमारे फसल अवशेष प्रबंधन में जो तरीका हमारे किसान भाई प्रयोग में ला रहे हैं नासमझी के कारण कि वो नरवाई जला देते हैं। जबकि इसका जो सही और समुचित प्रबंधन क्या होना चाहिए कि या तो जो हमारे फसल के अवशेष हैं उनको हम खेत में, जिसको हम इंसिटू डिकम्पोजर करके इंसिटू तरीके से खेत में ही उनको सड़ाने का कार्य कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो फसल अवशेष हैं हम उनकी कटाई के द्वारा उनके द्वारा FYM तैयार कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, या फिर हम विभिन्न फसलें लगाते हैं उसमें मल्चिंग के रूप में भी जो हमारे फसल अवशेष हैं उसका प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि मल्चिंग में जो हमारी फसलें जो हम लगा रहे हैं, जो भी पौध लगा रहे हैं, तो उसमें ये नमी को संरक्षित रखता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा विकल्प हमारे फसल अवशेषों का हो सकता है। उसके साथ साथ जो फसल अवशेष हैं इनसे हम जीरो टिलेज फार्मिंग भी कर सकते हैं, जिसमें बिना जो भी नरवाई है हमारी खेत में उसी के साथ हम जीरो टिल मशीन से हम बुवाई फसल की कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो भी हमारे फसल के अवशेष हैं उनकी कटाई करके हम उसके द्वारा बायोचार भी बना सकते हैं। बायोचार एक बहुत अच्छी तकनीक है कि हम इसमें ऑक्सीजन की कम मात्रा की उपस्थिति में या ना के बराबर की मात्रा की उपस्थिति में बायोचार तैयार करके जो हमारी खेती है हमारी खेती में उसका हम प्रयोग करके खेती की उपजाऊ शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे किसान भाई हैं यदि जो भी हमारी फसल अवशेष है उसका प्रबंधन करेंगे तो अवश्य ही लाभ होगा। मैडम, जैसे कि जो फसल के अवशेष होते हैं उससे मैंने सुना है कि बिजली उत्पादन भी होता है। जी बिल्कुल, फसल अवशेष बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है। हम यदि इनका प्रयोग करें, जैसे हम बिजली उत्पादन भी कर सकते हैं, इथेनॉल उत्पादन भी किया जा सकता है, कार्डबोर्ड भी तैयार किए जा सकते हैं। बहुत प्रकार की चीज़ें हम जो फसल अवशेष हैं उससे कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा मुख्य, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हम चाहेंगे कि जो हमारी खेती है, खेती की जो उर्वरा शक्ति है वो जो निरंतर घटती जा रही है, तो उसको कैसे बढ़ाया जाए, तो उसके लिए जो फसल अवशेष है ये बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकते हैं। यदि जो हम फसल अवशेष हैं उनका अपने खेत में ही मिला के उसको रोटावेटर के माध्यम से हम खेत में मिक्स कर दें या डिकम्पोजर के माध्यम से हम उनको खेत में सड़ा दें, तो कहीं ना कहीं जो हमारी मिट्टी है उसकी उपजाऊ शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं। और उसके लिए हमारे किसान भाई, अभी हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में स्थित है, ICAR का संस्थान है, कृषि के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है। तो उसमें पूसा डिकम्पोजर कैप्सूल तैयार किया है जिसका प्रयोग करके हमारे किसान भाई खेत में ही जो नरवाई है उसको सड़ा सकते हैं। मैडम, ये पूसा डिकम्पोजर कैप्सूल के बारे में आपने बताया, तो उसके प्रयोग की क्या विधि है, हमारे किसान भाइयों को बताएं। बिल्कुल, इसकी बहुत आसान विधि है। पूसा डिकम्पोजर कैप्सूल, एक पैकेट में 4 कैप्सूल आते हैं। इसके लिए हमारे किसान भाइयों को क्या करना है, 150 ग्राम गुड़ लेना है, 5 लीटर पानी लेना है और इन दोनों को साथ में
उबाल लेना है। अच्छा। उबालने के बाद जो भी ऊपर गंदगी कचरा आएगा उसको हटाते जाना है, और हटाने के बाद जो हमारा गुड़ और पानी है, जब वो अच्छे से मिक्स होके उबल जाएगा तो उसको ठंडा करने रख देंगे। उसके बाद एक पैकेट में जो 4 कैप्सूल हैं उनको इसमें मिक्स कर देंगे और डंडी की सहायता से हम इसको चलाएंगे। पानी इसके को साथ साथ ठंडा होने के बाद ही हमें इसमें कल्चर का प्रयोग करना है। और उसके साथ साथ हमें 50 ग्राम बेसन भी इसमें ऐड करना है। और 50 ग्राम जो बेसन डालेंगे उसके बाद ये 4 दिन के लिए छोड़ देंगे, तो इसके ऊपर एक मलाई जैसी आ जाएगी, रंग बिरंगी मलाई। जिसमें जो हमारा कल्चर जब तैयार होगा तो उसके 4 दिन के बाद हमें क्या करना है कि इसमें सेम यही प्रोसीजर करना है कि 150 ग्राम गुड़ लेना है, 5 लीटर पानी लेना है, एक साथ उबालना है, ठंडा करना है और फिर वापस उसमें मिक्स कर देना है। और यह विधि दूसरे दिन हमें तब तक करनी है जब हमारा जो पानी है उसकी मात्रा 25 लीटर हो जाए। तो जब ये हमारा 25 लीटर डिकम्पोजर तैयार हो जाएगा तो हम पूरे 25 लीटर को 500 लीटर पानी के साथ 1 हेक्टेयर जो खेत है उसमें हमारे जो नरवाई है उसको सड़ाने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। या फिर हमारे किसान भाई 200 लीटर में इसका 10 लीटर जो हमारा डिकम्पोजर का घोल है उसे डाल के अपने नरवाई पे प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रयोग हमें 8 दिन में फिर से रिपीट करना होगा। और ट्रैक्टर चलित जो हमारे स्प्रेयर हैं, क्योंकि यदि नमी की अनुपस्थिति होगी तो सड़ाने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो हमारे किसान भाई ट्रैक्टर चलित जो स्प्रेयर हैं उसका प्रयोग करके नमी हमारे जो फसल अवशेष हैं उनमें दे सकते हैं और डिकम्पोजर का प्रयोग कर सकते हैं। और डिकम्पोजर का प्रयोग यदि हमें खेत में नहीं करना है तो उसके साथ साथ हम एक ढेर पे भी कर सकते हैं। तो उस ढेर में हमें 5 लीटर डिकम्पोजर का प्रयोग करके और उसमें 60 से 70% नमी बनाए रख के उसको सड़ाया जा सकता है। जी मैम, और कोई सरल तरीका है उससे कंपोस्ट खाद बनाने का, जो हमारी जो नरवाई इतनी सारी आ जाती है हमारे खेतों में, तो और कौन से सरल तरीका है कि हम उसको आसानी से कंपोस्ट खाद में परिवर्तित कर सकें? जी, एक तो नरवाई को सड़ाने का एक और आसान तरीका है। यदि हम खेत में ही सड़ाने की बात करें तो हमारे किसान भाई 20 से 25 किलोग्राम यूरिया का छिड़काव खेत में कर सकते हैं। और नमी की अनुपस्थिति या पानी की व्यवस्था ना होने के कारण हमारे किसान भाई स्प्रेयर का प्रयोग पुआल पे कर सकते हैं। तो एक तो यह आसान विधि है कि हमारे किसान भाई खेत में ही जो भी हमारी फसल अवशेष हैं उनको सड़ा सकते हैं। उसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छा उपाय है कि आजकल रीपर के द्वारा हमारे जो गेहूं के फसल के डंठल हैं उससे भूसा तैयार किया जा सकता है। क्योंकि हमारे साथ ज्वलंत समस्या एक ये भी है कि हमारे जो पशु हैं उनके लिए चारे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। पशुधन के लिए बहुत भूसा और चारे की कमी हर प्रदेश में देखने को आ रही है। जी बिल्कुल। तो इसके लिए हम रीपर के द्वारा भूसा तैयार कर सकते हैं और वो जो भूसा है हम अपने पशुओं के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। तो रीपर के द्वारा भूसा तैयार करना भी एक बहुत अच्छी विधि हो सकती है। उसके साथ साथ जो भूसा तैयार किया हुआ है इसमें हम मशरूम उत्पादन हमारे किसान भाई कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। उसके साथ साथ जो भी यदि हमें कोई बागवानी फसल लगानी है, सब्जी लगानी है, तो इसका मल्चिंग के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो गोबर है, गोबर के साथ हम इसकी बहुत अच्छी खाद बना सकते हैं। इसमें हमें बहुत कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। एक परत हमें फसल अवशेष की लगानी है, उसके ऊपर एक परत हमें गोबर की लगानी है। इस प्रकार से एक हम परत लगाते चले जाएं और उसमें पानी का निरंतर छिड़काव करें तो ये हमारी बहुत अच्छी खाद बन के तैयार होती है, जिसका प्रयोग यदि हम खेती में करेंगे तो ये हमारी खेती के लिए अमृत तुल्य है। धीरे धीरे सड़ने लगती होगी वो फसल, फिर उसको पलटना भी पड़ता है क्या? उसको एक बार पलट सकते हैं जिससे कि जो अंदर उसकी ऊष्मा बनती है वो निकल जाएगी, तो हमारे जो फसल अवशेष है वो तेजी से सड़ने लगे। जी मैडम, कई दिनों से जैसे सुनने में आ रहा है, बहुत समय से हमारे जो किसान भाई हैं उनको जानकारी का अभाव होता है, तो वो जो फसल का जो अवशेष बचता है उसको जला देते हैं। और जलाने से क्या है कि हमारा वायु, जल और मृदा तीनों चीज़ें को प्रभावित होती हैं। तो इसके बारे में बताएं हमारे किसान भाइयों को किस तरह से उनको नुकसान होता है, किस तरह से हमें सावधानी रखनी चाहिए। जी बिल्कुल, हमारे किसान भाई नासमझी में जो नरवाई जलाने का कार्य करते हैं ये बहुत ही दुखद है। क्योंकि जब भी हम नरवाई जलाते हैं तो हमारी जो खेती है, खेती पोषक तत्वों का भंडार है, या हम कहें हमारी जो मिट्टी है वो जीवित है, जिसके आधार पे हम फसल उत्पादन ले पाते हैं। तो जो जब भी हम अपनी खेती में नरवाई को जलाते हैं तो हमारी जो मिट्टी है उसमें पोषक तत्वों पे इसका बहुत ही दुष्प्रभाव आता है। जैसे यदि हम बात करें नाइट्रोजन की, तो ये हमारा जो नाइट्रोजन है 100%
वाष्प बन के गैसियस फॉर्म में वातावरण में चला जाता है, तो हमें 100% नाइट्रोजन का नुकसान होता है। यदि हम फास्फोरस की बात करें तो 25% फास्फोरस का नुकसान हमें नरवाई जलाने से देखने को मिलता है। उसके साथ साथ 20% तक पोटास का हमें नरवाई जलाने से नुकसान देखने में आता है। 60% सल्फर नरवाई जलाने से नुकसान में आता है, जब ये, क्योंकि हमारे पोषक तत्व जो खेत में है ये गैसेस फॉर्म में वातावरण में चले जाते हैं। उसके साथ साथ जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है कार्बनिक अंश, जिसके आधार पे हम खेती की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यदि हम देखें कि ये 10 क्विंटल यदि हम नरवाई जलाते हैं तो हमें करीबन 100 से 150 किलोग्राम राख प्राप्त होती है। या हम इस राख को दूसरे रूप में कहें तो ये हमारे खेत का कहीं ना कहीं कार्बनिक अंश है, जो कि बहुत बड़ा हमारे मिट्टी का ह्रास है। क्योंकि यदि अभी हम अपने जो भी क्षेत्र हैं उनमें पूरे मध्य प्रदेश की भी बात करें तो हमारा जो कार्बनिक अंश है 0.5% से 50% मिट्टियों में उसकी निरंतर कमी देखने को आ रही है, जो कि भविष्य के लिए बहुत ही दुख का और समस्या का विषय है। धीरे धीरे मिट्टी की जो उर्वरा क्षमता नष्ट होती जा रही है। जो हमारे उसमें कीट होते हैं मिट्टी में और हमारे जो केंचुए होते हैं उनको भी हानि होती है इस तरह से नरवाई जलाने से। जी, तो उसके बारे में भी कुछ हमारे किसान भाइयों को बताएं। जी बिल्कुल। जब भी हम नरवाई जलाते हैं तो हमारे जो मित्र कीट हैं, जैसे केंचुए हैं, विभिन्न प्रकार के मित्र कीट हैं, बहुत प्रकार की जीवाणु शक्ति है। तो जो हमारी 6 इंची गहराई की जो मिट्टी है, जो ह्यूमस का मुख्य भाग है, जिसमें हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति छिपी हुई है, तो वो जो गर्मी के कारण जब हम उसमें नरवाई जलाते हैं तो हमारी जो जीव शक्ति का उसमें ह्रास होता है, और जिसके कारण हमारी जो मिट्टी है निरंतर कठोरता की तरफ जाती जा रही है और कार्बनिक अंश की निरंतर उसमें कमी आती जा रही है। उसके साथ साथ हमारे जो मित्र जैसे केंचुआ है, जो हमारे खेती के मित्र हैं, उनका भी हमें नुकसान देखने में मिल रहा है। जी, सविता जी, आपने बताया कि उर्वरा शक्ति क्षीण होती है धीरे धीरे, और हमारी जो मिट्टी है वो भी धीरे धीरे अनुपजाऊ होने लगती है। तो मिट्टी का परीक्षण किस तरह से किया जाए और वो कहाँ होता है, वो भी हमारे किसान भाइयों को कृपया बताएं। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हमारे जो मिट्टी है निरंतर उसमें हम जो समन्वित जो भी हम प्रयोग कर रहे हैं, चाहे हम नरवाई जला रहे हैं या किसी प्रकार की कुरीतियाँ खेत में हम कर रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं हमारे खेत की उपजाऊ शक्ति पर उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। और उपजाऊ शक्ति, हमारी जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है, उसका हम पता कैसे लगाएं, तो उसके लिए हमारे किसान भाई मिट्टी परीक्षण करा सकते हैं। और मिट्टी परीक्षण के लिए अभी आजकल सभी ब्लॉक में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएँ उपलब्ध हैं। उसके साथ साथ कृषि विज्ञान केंद्रों में भी हर जिले में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएँ उपलब्ध हैं। उसके साथ साथ हमारा मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में स्थित है, जो कि मिट्टी परीक्षण आप वहाँ से भी करा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो किसान भाई हैं मिट्टी परीक्षण के आधार पर पता लगा सकते हैं कि उनकी मिट्टी में किस प्रकार की कमियाँ देखने को मिल रही हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। मैम, मिट्टी के परीक्षण की आपने बात करी, तो जो मृदा के नमूने हैं
वो किस तरह से लिए जाएं और उनके नमूने लेने में किस किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए किसान भाइयों को, ये भी थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताएं। जी बिल्कुल, क्योंकि मिट्टी परीक्षण से पहले मिट्टी के नमूना लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी हम मिट्टी के नमूने लेते हैं, अगर हम पूरे एक खेत से एक मिट्टी का नमूना लेते हैं तो वो हमारे पूरे खेत का प्रतिनिधित्व करता है, और वह प्रतिनिधित्व आपकी मिट्टी में कौन से तत्व कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं बताता है। तो उसके लिए हमें मिट्टी के नमूने बहुत ही सही प्रकार से लेना चाहिए। तो उसके लिए हमें कुछ सावधानियों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो मिट्टी के नमूने लेने के लिए हमें जैसे ट्यूब ऑगर का प्रयोग हम कर सकते हैं, खुरपी का प्रयोग कर सकते हैं, फावड़े का प्रयोग कर सकते हैं, और अभी तो बहुत प्रकार के डिजिटल ऑगर भी हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसके माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी। तो आप उस प्रकार के ऑगर से या खुरपी से या फावड़े से मिट्टी के नमूने ले सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ सावधानियां रखने की बहुत ही आवश्यकता है। जैसे जो भी हम यंत्र मिट्टी नमूने लेने के लिए प्रयोग में ला रहे हैं, उनमें जंग नहीं लगा होना चाहिए, जिससे कि जब हम सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे लोहे की अगर हम जांच करते हैं तो वो कंटामिनेशन उसमें आने के चांस रहते हैं। उसके साथ साथ हमें जो हमारा खेत है, हमें फसल बार उसको बांट लेना चाहिए कि ये हमारा चने का खेत है, गेहूं का, तो फसल के हिसाब से हमें नमूना कल एकत्रित करना चाहिए। उसके साथ साथ जो भी हमने नमूना लिया है, जब हम उसको तैयार करें तो उसको हमारा राख, उर्वरक इत्यादि के संपर्क में हमारा नमूना नहीं आना चाहिए। और यदि हमारे खेत के किनारे पे कोई पेड़ है या उसकी छांव हमारी मिट्टी पे आती है तो वहाँ का नमूना भी हमें अलग लेना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें नमूने लेना चाहिए। और उसमें हम जैसे यदि 1 हेक्टेयर खेत की बात करें तो हमें 10 से 15 जगह जिग जैग तरीके से हमें खेत को मेज़र करना चाहिए, उसमें निशान लगाना चाहिए और वहाँ से 6 इंची गहराई पे नमूना लेना चाहिए। यदि हम खुरपी से नमूना ले रहे हैं तो हमें वहाँ अंग्रेजी के वी के आकार का गड्ढा बनाना होगा, ऊपर से चौड़ा, नीचे से संकरा, और उसकी 5 सेंटीमीटर की परत हमें निकालनी होगी। और हमारे किसान भाई ध्यान रखें, बिना जुते हुए खेत के नमूने लें। उसके साथ साथ जब हमने नमूने लिए हैं तो उनको या तो वो हो सकता है गीले हों, तो जो भी उसमें नमूने के साथ आप अपनी पहचान, अपना नाम, अपने गांव का नाम, जो पर्ची रखेंगे तो वो उसको या तो दूसरी पॉलीथिन में रैप करके रखें, क्योंकि कई बार हमारी मिट्टी गीली होती है तो वो पर्ची भी हमारी गल जाती है। तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखें और पास की प्रयोगशालाओं में मिट्टी परीक्षण करा सकते हैं। सविता जी, ये बताइए कि जो मिट्टी में कौन कौन से तत्व होते हैं जिनका परीक्षण किया जाना चाहिए, वो आवश्यक होता है नरवाई के बाद, तो किसान भाइयों को थोड़ा सा बताएं कि कौन कौन से तत्व की जांच की जाती है मिट्टी में। जो मुख्य हमें करना चाहिए, जैसे पीएच मान। पीएच मान एक बहुत ही मुख्य तत्व है जिसकी हमें हमारी मिट्टी में पता होना चाहिए कि हमारी मिट्टी का पीएच मान क्या है। हमारा पीएच मान मिट्टी का लवणीय तो नहीं है, क्षारीय तो नहीं है, क्योंकि सामान्य पीएच मान को हम हमेशा उत्तम मानते हैं। यदि पीएच मान हमारा 7 से 7.5 के बीच में है तो हम इसको बहुत अच्छा पीएच मान मानते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से मिट्टी में विद्युत चालकता, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्युत चालकता 1 से कम होगी तो हम उसको अच्छा मानते हैं। उसी प्रकार से कार्बनिक अंश की जो हम बात कर रहे हैं, कार्बनिक अंश बहुत ही मुख्य एक तत्व है। जो हमारी मिट्टी में 0.5% से अधिक होगा तो बहुत ही अच्छा ये रहेगा। तो हमें कार्बनिक अंश की भी जांच करानी चाहिए। उसके साथ साथ उपलब्ध नाइट्रोजन, उपलब्ध फास्फोरस, उपलब्ध पोटास, उपलब्ध कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, उसके साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक है, आयरन है, मोलिब्डेनम है, निकिल है, बोरान है। तो ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं इसकी भी हमें जांच कराना चाहिए, जिससे हमें पता चल सके कि हमारी मिट्टी में कौन से जो तत्व हैं जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और किन तत्वों की हमारी मिट्टी में निरंतर कमी होती जा रही है। जी मैडम, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में, मिट्टी परीक्षण के बारे में। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अब खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचार पर। इस वर्ष 32.36 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान। कृषि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। मिलेट्स फसलें देती हैं बेहतर उत्पादन, सब्जियों की उन्नत किस्में, नींबू को रोग से बचाएं। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि वर्ष 2022-23 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान जारी कर दिए गए हैं। दूसरे अग्रिम के
अनुमानों के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 3235.54 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष 2021-22 की तुलना में 79.38 लाख टन अधिक है। वर्ष 2022-23 के दौरान चावल का कुल उत्पादन 1308.37 लाख टन अनुमानित है। गेहूं का उत्पादन 1121.82 लाख टन का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में 44.40 लाख टन अधिक है। इस वर्ष देश में मक्का का उत्पादन 346.13 लाख टन होगा। श्री अन्न का उत्पादन 527.26 लाख टन होने की संभावना है, जो पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में 16.25 लाख टन अधिक है। वहीं मूंग का उत्पादन 35.45 लाख टन के नए रिकॉर्ड पर अनुमानित है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल गत दिनों जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के 16वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का इतिहास स्वर्णिम रहा है। मध्य प्रदेश के सबसे पुराने जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय ने कृषि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन किया है। दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा, प्राध्यापक, कृषि वैज्ञानिक और विद्यार्थी मौजूद रहे। श्री पटेल ने समारोह में सभी मेधावी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश अपनी महती भूमिका निभा रहा है। मिलेट फसलें विषम परिस्थितियों में भी बेहतर उत्पादन देती हैं। यह फसलें कम पानी, कम उर्वरक और कम कीटनाशकों के साथ कम उपजाऊ मिट्टी में भी उपज देती हैं। इसलिए इन्हें क्लाइमेट स्मार्ट अनाज कहा जाता है। मिलेट वर्ष में इन अनाजों को कई नाम दिए गए हैं, जैसे मोटे अनाज, पोषक अनाज, श्री अन्न आदि। ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, रागी फसलें राज्य के 8 संभागों के कई जिलों में भी ली जाती हैं, जिसमें कई जिले शामिल हैं। कृषि विभाग के मुताबिक राज्य में 2021-22 में मिलेट्स के तहत ज्वार 1,24,000 हेक्टेयर में, बाजरा 3,43,000 हेक्टेयर में एवं कोदो कुटकी लगभग 90,000 हेक्टेयर में ली गई, जिसका अनुमानित उत्पादन क्रमशः 2.41 लाख टन, 8.69 लाख टन एवं 77,000 टन होने की संभावना है। ग्रीष्म ऋतु में कद्दू वर्गीय सब्जियां अधिक मात्रा में लगाई जाती हैं, जो बेहतर उत्पादन के लिए कृषकों की आमदनी में इजाफा करती हैं। किसान भाइयों को वैज्ञानिकों से सलाह कर उन्नत किस्में बोनी चाहिए, जिससे नुकसान कम तथा लाभ अधिक प्राप्त हो सके। अधिक उत्पादन के लिए सब्जियों की इन किस्मों का उपयोग करना चाहिए, जैसे लौकी, पूसा, समर, प्रोलिफिक लॉन्ग, पूसा नवीन, पूसा हाइब्रिड 3, अर्का बहार, पूसा नवीन, पूसा संदेश, पूसा संतुष्टि, पूसा समृद्धि। कद्दू में पूसा विश्वास, पूसा अलंकार, अर्का चंदन। तुरई, पूसा नसदार, अर्का सुमित, अर्का सुजाता। करेला, कोयम्बटूर लौंग, पूसा 2 मौसमी, प्रिया, अर्का हरित पूसा विशेष। टिंडा, अर्का टिंडा, पंजाब टिंडा। खरबूजा, पूसा मधुरस, गुजरात खरबूजा, अर्का जीत, हिसार मधुर। तरबूज, शुगर बेबी, अर्का मनिक, असाटी यामाटो, अर्का ज्योति। ककड़ी, करनाल सिलेक्शन, अर्का शीतल, पंजाब लौंग, मिलन। आमतौर पर हर जगह नींबू लगाया जाता है। प्रायः फलों, पत्तियों तथा टहनियों पर कैंकर रोग के धब्बे पाए जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए कटाई छटाई के बाद बोर्डो मिश्रण घोल को 2 छिड़काव 15 दिन के अंदर से करें। इसके अलावा पत्तियों पर पीलापन सूक्ष्म तत्वों की कमी से आता है, जिनमें जिंक, कॉपर, मैग्नीज प्रमुख है। पीलेपन की रोकथाम के लिए जिंक 200 ग्राम, बोरिक एसिड 100 ग्राम, फेरस सल्फेट 200 ग्राम सभी को अलग अलग पानी में भिगोकर छानकर 100 लीटर पानी में मिलाकर एक छिड़काव करें। फल वृक्षों के तनों पर बोर्डो पेस्ट का लेप भी लगाएं। वार्षिक रखरखाव के लिए सक्रिय जड़ों के पास थाला बनाकर गोबर खाद 10 किलो, यूरिया 500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 250 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति पौधे दें। इससे पौधे स्वस्थ रहेंगे और उत्पादन में वृद्धि होगी। खबरें खेती की में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। किसान भाइयों, आज का हमारा विषय था
फसल अवशेष प्रबंधन और मिट्टी परीक्षण। बस अब हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।